अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। भारत में इस वक्त खाना जंगी का माहौल बन चुका है। 40,000 भारतीय फौजी खतरे में क्यों हैं और चीन क्यों एक ऐसी तहरीक को वाकई नज़रियाती तौर के ऊपर सपोर्ट कर रहा है जिसकी वजह से भारत के अंदर से बड़ी मुश्किलात हो गई हैं और लग ऐसे रहा है कि जंग अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। ये सारा मामला क्या है? भारतीय मीडिया क्यों खामोश है? ये तहरीक कौन सी है? भारत की किन किन रियासतों में आबाद है? बनी कब है? नज़रियाती तौर के ऊपर ये किससे हम आहंग हैं और इनके मुतालबात क्या हैं, ये आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने तमाम तफसीलात रखूंगा। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं मौजू की जानिब। तो मौजू है माओ नवाज़ तहरीक, जो भारत के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर ये आबाद है। ये तहरीक कब बनी है, एक एक करके बात करेंगे तो आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। मुख्तसरन करके बात करेंगे वो ये कि ये तहरीक 1967 में बनी थी, यानी 1967 में ये भारत की जो रियासत है मगरबी बंगाल के एक गांव नक्सलबाड़ी से शुरू हुई थी। NAXALBARI अंग्रेज़ी में अगर हम बात करें तो ये एरिया का एक नाम बनता है नक्सलबाड़ी। इस नाम से भी इस तहरीक को पहले जाना जाता रहा, लेकिन फिर इसे जो लीड करने वाले थे वो चारू कानू सान्याल और दीगर बाएं बाजू के इनकलाबी थे। एक यानी राइट विंग और लेफ्ट विंग में ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं कि इसके मतलब क्या है। मुख्तसरन फिर अर्ज़ कर देता हूं कि राइट विंग से मुराद ये है कि जो शिद्दत पसंदी में नज़रियात रखते हैं, शिद्दत पसंदी के, जैसे कि भारत के अंदर मोदी सरकार को कहा जाता है, या जैसे भारत में ये कहा जाता है कि भारत के अंदर राइट विंग वालों की हुकूमत है, यानी कि शिद्दत पसंद सोच रखने वालों की हुकूमत है। और उसके मुकाबले में उसका मुतजाद होता है लेफ़्ट विंग या बाएं बाजू, जो नज़रियाती तौर के ऊपर बड़े मजबूत होते हैं मगर शिद्दत पसंद नहीं होते हैं। तो ये तहरीक जो है इसे कहा जाता है कि ये बाएं बाजू की तहरीक थी। मुतालबा क्या था वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, लेकिन इस नज़रियाती तौर के ऊपर ये तहरीक ने जन्म कहाँ से लिया, ये ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। नज़रियाती तौर के ऊपर जब हम बात करते हैं तो ये जो चीन के एक फाउंडर हैं, जो मौजूदा जो उनका निज़ाम है माओ ज़ेडोंग के हवाले से अगर हम बात करें तो ये नज़रियाती तौर के ऊपर ख़ुद को माओ नवाज़ जो तहरीक है ये उससे हम आहंग करते हैं चीन के साथ। ये कहते हैं कि जिस तरह से चाइना के अंदर जो इस्लाहात आई हैं और बड़ी तेज़ी के साथ आम लोगों को इंसाफ मिला है, रोज़गार मिला है, वसाइल मिले हैं, तो उसकी वजह उनका वो ममलिकत का निज़ाम है जो जिससे वो अपने मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं, और उसी सोच को, उसी नज़रिए को लेकर हमें भी चलना चाहिए। वो नज़रिया वो क्या है इनका ये मानना है कि दुनिया के अंदर कोई भी इनकलाब तब तक कारगर या मुफीद साबित नहीं हो सकता जब तक वो देहातों से उसका आगाज़ ना हो। ये समझते हैं कि देहात में आने वाला जो इनकलाब है वही शहरों तक भी फैलेगा और वही पूरे मुल्क में भी एक नई शक्ल इख्तियार करेगा, तभी जो रियासत का जो निज़ाम है वो तब्दील हो सकेगा। इनकी जो बेसिकली जो बुनियाद है वो ये कहते हैं कि भारतीय रियासत या भारत का जो मौजूदा सिस्टम है जमहूरियत का है, सो कॉल्ड है, लेकिन बहरहाल है। इसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि जमहूरियत के निज़ाम से हमें इंसाफ नहीं मिल सकता, जमहूरियत के निज़ाम से हमें वसाइल नहीं मुहैया किए जा सकते। वो ये कहते हैं कि भारत की रियासत ने मुसलसल हमारे बेगुनाह नहत्ते लोगों को मारा है और हमारे जो किसान हैं उन्हें वसाइल नहीं दिए हैं, और ये फिर जितने भी ये जो माओ नवाज़ तहरीक के रुकन हैं, अरकान हैं या जो इनके फाउंडर हैं, ये बड़ी तेज़ी के साथ अपने किसानों को, अपने कबीले के किसानों को अपने साथ नज़रियाती तौर के ऊपर जोड़ते हैं और फिर उन्हें एक नज़रिया देते हैं कि तुम जितने मर्ज़ी पुरअमन एहतजाज कर लो, उससे कुछ भी नहीं होगा क्या कि जब तक तुम बंदूक नहीं उठाओगे तो ये मामला या ये जो इंसाफ है ये तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसाफ दुनिया में उसी को मिलता है जिसके पास ताकत होती है। ये इस तहरीक का दरअसल एक आप ये कहें कि नज़रियाती तौर के आइडियोलॉजी के हवाले से ये इनका बेसिकली एक नज़रिया है जो ये रखते हैं। अब ये इस सवाल के ऊपर आ जाते हैं कि ये भारत की किन किन रियासतों में इस वक्त ये तहरीक फैल चुकी है। उसके अंदर तकरीबन अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 11 रियासतें बनती हैं। 11 रियासतें कौन सी हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, मगरबी बंगाल है, केरला है, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से हैं। और इन तमाम रियासतों को जहाँ जहाँ पर ये माओ नवाज़ तहरीक है उन्हें रेड कॉरिडोर का नाम भी दिया जाता है। जहाँ पर आप रेड कॉरिडोर इसलिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि जहाँ पर भारत की रियासत की जो रिट है वो कमज़ोर है और जो माओ नवाज़ तहरीक है ये वहाँ पर मजबूत है। अब इस सवाल के ऊपर आ जाते हैं कि भारत ने इस तहरीक के अगेंस्ट
कितने ऑपरेशन किए हैं और किस हद तक वो कामयाब हुए हैं। अब इसके अंदर गुज़िश्ता 2 दहाइयों का डाटा हमारे सामने है और इसमें भारत ने दर्जनों ऑपरेशन किए हैं 2 दहाइयों के दौरान। इसमें पहला ऑपरेशन 2009 में भी किया गया था, ऑपरेशन ग्रीन हंट का इसको नाम दिया गया था। सैकड़ों फोर्सेस इसमें मारे गए थे, भारत के अपने सिक्योरिटी एहलकार मारे गए थे। सिर्फ 2021 का जो डाटा है वो ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में 22 फौजी एक ही हमले में मारे गए थे। सिर्फ एक हमले में, ये बड़ा हमला इसको कहा जाता है। और फिर एक और हमले के अंदर तकरीबन भारत के 76 फौजी मारे गए थे और ये अब तक का सबसे बड़ा नंबर भी कहा जाता है। मजमूई तौर के पर बात करें तो 2500 से 3000 या शायद इससे कुछ ऊपर ही नंबर्स होंगे जो भारत के सिक्योरिटी एहलकार या फौजी जो हैं वो हलाक हुए हैं और माओ नवाज़ तहरीक के हाथों हलाक हुए हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि जो अभी रिसेंटली जो कुछ हैपनिंग हुई है, जो भारतीय मीडिया उस तरह से नहीं बता रहा और बार बार ये चीन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि चीन इन्हें सपोर्ट कर रहा है। अब चीन का क्या मौक़िफ़ है वो मैं आगे चलकर आपके सामने रखूँगा। हाल ही में भारत की जानिब से पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान से आप ये कह सकते हैं कि मार खाने के बाद अब उसने जो गुस्सा है अपना वो माओ नवाज़ तहरीक पर उतारने का फ़ैसला किया है। 40,000 के करीब अपने फ़ौजियों को तैनात कर दिया है। ये जो रियासतें मैंने आपके सामने रखी हैं, इनके मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर ये 40,000 फ़ौजी, इनके अंदर कोई मामूली यानी कि ऐसा नहीं है कि खाली पुलिस है या कुछ पैरामिलिट्री फ़ोर्स है, बल्कि इसके अंदर कमांडोज़ भी हैं। जैसे अगर मैं आसान लफ्ज़ों में ये कहूँ कि जैसे हमारे यहाँ एसएसजी कमांडोज़ हैं, तो वैसे ही भारत के अंदर भी जो कमांडोज़ की इन कैटेगरीज़ होती है उन्हें वहाँ पर तैनात किया गया है, ताकि हमने हर सूरत इन माओ नवाज़ तहरीक है इसका ख़ात्मा करना है। इसमें पुलिस यूनिट्स भी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जदीद वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो फ़ैसला है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में ये किया गया है और इसी तरह जो 11 रियासतें मज़ीद हैं उनके अंदर भी बात की गई है। अब लेकिन सवाल है ना, ये सवाल जितनी मालूमात मैंने आपके सामने रखी हैं, अब इसके अंदर आपके जहन में ये सवाल तो आ रहा होगा कि भाई अगर ये इतने ही अरसे से हैं, 2009 से आप डाटा दे रहे हैं, हालांकि 2000 से भी डाटा है, और इसके अंदर बैक टू बैक ऑपरेशन किए गए। और इसमें मैं एक और बात बताऊं, भारत की जो मौजूदा जो अपोजिशन है कांग्रेस, वो इस ऑपरेशन की मुखालफत कर रही है कि आप ना करें, लेकिन दर हकीकत जब उनकी भी हुकूमत थी तो उन्होंने भी यही रास्ता अपनाया था। फ़र्क ये है कि बीजेपी चूँकि शिद्दत पसंदाना सोच रखती है तो इसलिए उसने इस ऑपरेशन के अंदर शिद्दत लेकर आई है, लेकिन कांग्रेस की चाल ये थी कि कछुए की चाल से चलना है, लेकिन चलना उन्होंने भी ऑपरेशन के रास्ते के ऊपर ही चलना है। तो 100 या 131 के करीब कांग्रेस के टेन्योर के अंदर माओ नवाज़ तहरीक के कारकुनान को मारा गया था, और भारत में यानी बीजेपी की हुकूमत के अंदर आप ये कहें कि 250-300 आपको ये नंबर मिलता है जो माओ नवाज़ तहरीक के लोगों को मारा गया था। मैं फिर उसी बात के ऊपर वापस आऊँगा कि आखिर इतने ऑपरेशन किए कांग्रेस ने किए, बीजेपी कर रही है, बैक टू बैक कर रही है, तो फिर ये जो 1967 से तहरीक जो शुरू हुई थी, इसे अभी तक वो ख़त्म क्यों नहीं कर सके हैं। सवाल तो ये बनता है ना कि आखिर भारत ख़ुद को कहता है कि हमारी दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज है, हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है, हमारे पास वेपन्स इतना ज़्यादा है, मगर एक तंजीम को वो ख़त्म नहीं कर पा रहे, और उल्टा ये असर हो रहा है कि भारत की 11 रियासतों तक वो तहरीक फैल चुकी है। वो 40,000 का नंबर कहने में बड़ा आसान है, ये बहुत बड़ा नंबर है कि किसी भी मुल्क की फ़ौज वहाँ पर तैनात हो जाए अपने ही मुल्क के अंदर किसी एक तहरीक को ख़त्म करने के लिए। अब उसका सवाल ये है कि इतने ऑपरेशंस के बाद भी भारत को कामयाबी क्यों नहीं मिली। एक तो वजह यह है कि ये जो माओ नवाज़ तहरीक है, इसके जो अरकान हैं ये गुरिल्ला वार लड़ते हैं और बड़े भरपूर तरीके से लड़ते हैं, और फिर जिन जगहों के ऊपर ये इनका ज़्यादातर बसेरा है वो देहात हैं, जंगलात हैं, पहाड़ हैं, और ये अपने एरिया से ज़ाहिर है ये खूब वाकिफ़ भी हैं और बड़ी आसानी के साथ जज भी कर लेते हैं, और इसलिए ये इनके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं यहाँ पर भारत की आर्मी को मुश्किल भी पेश आती है। इनके कमांडोज़ आते हैं और लेकिन वो भी फिर इनका शिकार बन जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि भारत इनके अगेंस्ट ऑपरेशन नहीं कर रहा। अब यहाँ मैं एक और बात बताऊं कि भारत अपनी सुबकी मिटाने के लिए ये बात कर रहा होता है, हज़ीमत छुपाने के लिए बात कर रहा होता है, या ये तरीका वारदात अपना लेता है कि वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है, पूरे के पूरे देहात वो उड़ा देता है, एयर स्ट्राइक तक की जाती हैं, ड्रोन भेजे जाते हैं, भारी ड्रोन भेजे जाते हैं, और इसके ऊपर ख़ुद ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान में बैठा हुआ शख्स ये बात कर रहा है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा इस बात के ऊपर भारत से एहतजाज कर चुकी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इस बात के ऊपर अपने स्टेटमेंट जारी कर चुकी है कि भारत जो है वो माओ नवाज़ तहरीक के अगर अरकान बानी को अगर
वो लीड करे तो चलें, समझ में आती है क्योंकि वो उनके साथ लड़ भी रहे हैं। मगर भारत तो मौलाना नवाज तहरीक के बहाने जो आम जो नहत्ते जो किसान हैं उन्हें और उनके पूरे पूरे देहातों को उड़ा दिया जाता है। और इससे होता क्या है, इससे मौलाना नवाज तहरीक मज़ीद मजबूत हो जाती है। जब आप एक ज़ाहिर है एक आम बेगुनाह नहत्ते शहरी को मारेंगे तो उसके अंदर एक बदले की आग फिर भड़कती है। उस आग को अपनी पूरा करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वो फिर इस तहरीक में शामिल हो जाता है। और यही वजह है कि ये तहरीक बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, बल्कि कम नहीं हो रही इतने ऑपरेशन के बावजूद भी। अब इसके अंदर जो एक और जो भारत के जो ज़िम्मेदार क़यादत है, ज़िम्मेदार शहरी हैं, उन्हें सोचना चाहिए। आप सभी को मालूम है, नंबर्स आप निकाल सकते हैं, आप सभी के पास मोबाइल भी हैं, लैपटॉप भी हैं, कि भारत के अंदर जो गुर्बत का लेवल है वो आप देखिए कि भारत ने ज़ाहरी तौर के ऊपर कुछ ख़ानदान, कुछ फेसेस, कुछ सेलिब्रिटीज़ रखे हुए हैं अपना इमेज दिखाने के लिए, देखिए कि हम कितने अमीर हैं। मगर भारत का एक भयानक चेहरा है गुर्बत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो अभी भी गुर्बत की लकीर से भी नीचे आपको ज़िंदगी गुजारती हुई नज़र आती है। ये मौलाना नवाज तहरीक का बेसिकली नज़रिया क्या है, वो गुर्बत ही है ना। तो भारत अगर बजाय कि भारत की रियासत ऑपरेशन करे बैक टू बैक, इन लोगों के साथ बैठ क्यों नहीं जाती? इन्हें नज़रियाती तौर के ऊपर अगर इनको समझना है तो उनके साथ डिबेट कर ले। इनके जो मसाइल हैं वो इन्हें वसाइल देकर दूर किए जा सकते हैं। इनके मुतालबात क्या हैं कि भाई हमें तालीम दो, हमें सेहत का निज़ाम दो, हमें वसाइल दो, हम तुम्हें इतनी बड़ी हमारे एरियाज़ के अंदर मादनियात हैं, कीमती मादनियात हैं, हम तुम्हें वो देने के लिए तैयार हैं। तुम यहाँ पर आकर बिज़नेस भी करते हो हमारे ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा करके, लेकिन हम जो वहीं पर लोग रहते हैं आप हमें हमारे जो वसाइल हैं वो नहीं देते। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है, लेकिन बीजेपी, भारत, मोदी सरकार इन लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, जो अपने ही मुल्क में अपने ही हकूक़ मांग रहे हैं। और उन्हें इस हद तक भारत की रियासत ने मजबूर कर दिया है कि वो बंदूक उठा रहे हैं। गो कि हम फिर ये कहेंगे कि बंदूकें उठाना किसी मामले का हल नहीं होता, लेकिन अगर मौलाना नवाज तहरीक के आप अरकान से गुफ्तगू करें, उनके इंटरव्यूज़ अगर आप पढ़ें, तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास भारत की रियासत ने कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है। हम तो बात करना चाहते हैं, बात करने के ज़रिए ही मामले को हल करना चाहते हैं, मगर वो हमारे पर जब ड्रोन स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं, जदीद हथियारों को इस्तेमाल करते हैं, हमारे बच्चों को निशाना बनाते हैं, हमारी ख़वातीन को निशाना बनाते हैं, हमारे पूरे के पूरे देहात तबाह कर देते हैं, तो फिर आप बताइए कि फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो इसके ऊपर जो, जैसा कि मैंने आखिर में कहा कि मौलाना नवाज तहरीक नज़रियाती तौर के ऊपर आपको चीन के नज़रियाती तौर के ऊपर जो फाउंडर हैं, लीडर हैं, उनके साथ आपको हम आहंग नज़र आती है। तो चीन ये कहती है कि नज़रियाती तौर के ऊपर तो हम किसी को कैद नहीं कर सकते कि कौन किस नज़रिए के साथ हम आहंग है। हमारा नज़रिया खुली किताबों के अंदर वाज़े है। अब अगर कोई इसे अडॉप्ट करना चाहे, लेना चाहे, तो हम तो उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। हाँ, अलबत्ता हम ये तो नहीं कर रहे कि हम उन्हें वसाइल दे रहे हैं, हम उन्हें हथियार दे रहे हैं आपके मुकाबले में, बल्कि वो तो आपके घर की अपनी जंग है। इसमें आप चीन को मुरूद इल्ज़ाम क्यों ठहराते हैं? तो ये चीन की जानिब से एक बड़ा, आप उसे कहें कि बड़ा वाज़े और कैटेगोरिकली मौक़िफ़ है। आखिर में जो मैंने जो सवाल आपके लिए छोड़ना है कमेंट्स में, वो ये कि बताइए कि इस तरह की जो तहरीकें हैं, वाकई आप उसे बंदूक के ज़रिए, ऑपरेशंस के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं, या फिर उनके साथ बैठ कर मुज़ाकरात करके उन्हें उनके मसाइल को सुनकर उनको वसाइल देकर आप इन तहरीकों को ख़त्म कर सकते हैं? ये वो सवाल है जो मेरा भारत के भी अपने दोस्तों के लिए है, और पाकिस्तान के अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसी तहरीक आपको मिलती होगी। आप क्या समझते हैं कि इन तहरीकों का हल, वाहिद हल क्या हो सकता है? ये आपने हमें कमेंट में बताना है। और अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रा ख्याल कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।